यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। कुदरत के कोने कोने से खूबियां खोज लाता हूं। गुणवत्ता की गहराइयों का गोताखोर हूं मैं। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। और रोज की तरह पहले आपको बता दूं कि आज कौन कौन सा चैप्टर खोलूंगा। राम गोपाल के हत्यारों का एनकाउंटर, सीएम योगी ने मिट्टी में मिलाने की कसम फिर निभा दी है क्या? बहराइच के राम गोपाल की मौत पर तो चुप्पी थी, लेकिन उसकी मौत के आरोपियों के एनकाउंटर पर बवाल क्यों मच रहा है? योगी की पुलिस ने तो अपराधी ठोके, पर अखिलेश का जाति और धर्म वाला दर्द फिर कैसे बाहर आ गया, आज आपको देखना चाहिए। मोदी योगी का हिंदू एकता का मिशन बिहार में कौन पूरा करने के लिए सड़क पर उतर गया, आज आपको यह भी दिखाऊंगा। इसके अलावा मोदी के नए भारत से कनाडा भिड़ा, पीएम ट्रूडो ने खुद ही छीछा लेदर कैसे कराई है, आज इसका चैप्टर खोलूंगा। ट्रूडो का हर झूठ बेनकाब, अब तो अमेरिका भी पाला पलटकर भारत के साथ आ गया है। खालिस्तानियों की गोद में बैठे ट्रूडो ने मोदी से भिड़कर गलती की, अब उसकी कुर्सी जानी तय है क्या, आज इस पर भी बात होगी। इसके बाद आपको बताऊंगा लॉरेंस बिश्नोई का राइट हैंड पकड़ा गया और क्या पता चला कौन था अगला टारगेट। लॉरेंस बिश्नोई से क्यों मिलना चाहती है सलमान खान की एक्स गर्लफ्रेंड, आज इसके बारे में भी बात होगी। और पाकिस्तान की सड़कों पर बड़ा बवाल मचा हुआ है, स्टूडेंट से सेना क्यों भिड़ गई है, यह भी दिखाऊंगा। लेकिन पहले दिन भर की बड़ी खबरों का रिवीजन, उसके बाद पहला चैप्टर। नायब सिंह सैनी ने आज दूसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। पंचकुला के दशहरा मैदान में हुए शपथ ग्रहण समारोह में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने उन्हें शपथ दिलाई। नायब सिंह सैनी के मंत्रिमंडल में अनिल विज समेत 13 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। नायब सिंह सैनी के शपथ ग्रहण समारोह के मंच पर एनडीए की पावर भी नजर आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई केंद्रीय मंत्री शपथ ग्रहण के मेहमान बने। इसके साथ ही यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और मध्य प्रदेश के सीएम मोहन लाल यादव समेत एनडीए और बीजेपी शासित राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम भी शपथ ग्रहण समारोह में दिखे। जस्टिस संजीव खन्ना सुप्रीम कोर्ट के 51वें चीफ जस्टिस होंगे। सूत्रों के मुताबिक सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने सरकार से उनके नाम की सिफारिश कर दी है। दरअसल चंद्रचूड़ 10 नवंबर 2024 को रिटायर हो जाएंगे। सीजेआई चंद्रचूड़ के बाद वरिष्ठता की सूची में जस्टिस संजीव खन्ना का नाम है, इसलिए जस्टिस खन्ना का नाम आगे बढ़ाया गया। हालांकि उनका कार्यकाल सिर्फ 6 महीने का होगा। बिहार में जहरीली शराब से मौत का सिलसिला थम नहीं रहा। बिहार के सिवान में जहरीली शराब पीने से 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। वहीं छपरा में भी जहरीली शराब पीने से 10 लोगों की जान गई है। जहरीली शराब की वजह से कई लोगों की तबीयत भी खराब हो गई, कई लोगों की आंखों की रोशनी चली गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दोनों घटनाओं की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए। भारतीय रेलवे ने एडवांस टिकट बुकिंग के नियमों में बदलाव कर दिया है। पहले टिकट बुकिंग यात्रा से 120 दिन पहले शुरू होती थी, अब इसे घटाकर 60 दिन कर दिया गया है। नया फैसला 1 नवंबर 2024 से लागू होगा। नए नियमों का पहले से बुक किए गए टिकटों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अभी टिकट बुकिंग आईआरसीटीसी की वेबसाइट, ऐप और रेलवे के बुकिंग काउंटर से होती है। आईआरसीटीसी से हर दिन 12,38,000 टिकट बुक होते हैं। न्यूजीलैंड के साथ पहले टेस्ट मैच में टीम इंडिया पहली इनिंग में 46 रन पर ऑल आउट हो गई। भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया, लेकिन टीम इंडिया 32 ओवर में 46 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। टीम इंडिया के 5 बल्लेबाज बिना कोई रन बनाए शून्य पर आउट हुए। न्यूजीलैंड की तरफ से मैट हेनरी ने 5 विकेट लिए। न्यूजीलैंड ने पहली इनिंग में 3 विकेट खोकर 180 रन बना लिया। तो यह हो गया दिन भर का रिवीजन। अब पाठशाला की पहली क्लास, राम गोपाल के हत्यारों का एनकाउंटर, सीएम योगी ने मिट्टी में मिलाने की कसम फिर निभा दी क्या? बहराइच के राम गोपाल की मौत पर चुप्पी और आरोपियों के एनकाउंटर पर बवाल मचा हुआ है। योगी की पुलिस ने तो अपराधी ठोके, पर अखिलेश का जाति और धर्म वाला दर्द कैसे बाहर आ गया? मोदी योगी का हिंदू एकता का मिशन बिहार में कौन पूरा करने सड़क पर उतर गया है? सबसे पहले इसका चैप्टर। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का फंडा क्लियर है बॉस। कोई कुछ भी कहता रहे, अगर यूपी में कोई गुनाह करेगा तो उसका तुरंत हिसाब होता है। बहराइच के मामले को ही आप देख लीजिए। बहराइच में हिंसा के 4 दिन के अंदर उन आरोपियों को योगी की पुलिस ने ठोक दिया जिन्होंने उस 22 साल के लड़के राम गोपाल पर गोली चलाई।
जिस लड़के की जान बहराइच में भगवा झंडा फहराने की वजह से चली गई। राम गोपाल के परिवार से सीएम योगी मिले थे और तभी कह दिया था कि राम गोपाल के गुनहगारों को बख्शा नहीं जाएगा, इन आरोपियों को का हिसाब किताब होकर रहेगा। और आज ही यह सनसनीखेज खबर आ गई कि राम गोपाल पर गोली चलाने वाले 2 आरोपियों का यूपी पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया। यानी मैसेज लाउड एंड क्लियर है। जो लोग राम गोपाल को गोली मारकर सूरमा बन रहे थे, ये सोच रहे थे कि अरे उनका कोई क्या ही बिगाड़ पाएगा, वो भूल गए कि यहां सीएम योगी का राज चल रहा है और सीएम योगी के राज में गुनाह करोगे तो उसकी सजा मिलकर रहेगी। इन आरोपियों ने हिंदुओं की धार्मिक यात्रा को टारगेट किया था, हिंदू भक्त को गोली मारी थी और उसका गुनाह क्या था कि उसने भगवा झंडा लहरा दिया। आपको बात पसंद नहीं आई, आप एफआईआर करते, आप पुलिस से शिकायत करते, लेकिन इसको गोली मार दी गई राम गोपाल को। और योगी सरकार ने पहले ही साफ कर दिया था कि चाहे अपराधी पाताल में भी छुप जाए, सीएम योगी की पुलिस उन्हें पाताल से भी ढूंढ कर निकालेगी। आज यही हुआ। इन आरोपियों को यूपी पुलिस ने नेपाल बॉर्डर पर पकड़ लिया। पुलिस के साथ इनकी मुठभेड़ हुई तो फिर पुलिस ने वो हाल किया कि अपने पैरों पर खड़े होने के लायक नहीं बचे। यह बहराइच एनकाउंटर के ठीक बाद का वीडियो है। यूपी पुलिस ने एनकाउंटर में राम गोपाल मिश्रा की हत्या के मुख्य आरोपी सरफराज समेत 2 आरोपियों को घायल कर दिया। इन तस्वीरों में आरोपी सरफराज उर्फ रिंकू और मोहम्मद तालीम दोनों दिख रहे हैं। दोनों के पैर में गोली लगी हुई है। यानी जो ये सोच रहे थे कि इन्हीं कदमों का इस्तेमाल करते हुए नेपाल भाग जाएंगे, फिर कौन ही छुएगा, उन्हें उनके पैरों पर खड़ा होने लायक नहीं छोड़ा गया। एनकाउंटर में घायल होने के बाद पुलिस वाले दोनों को एनकाउंटर स्पॉट से ले जाते हुए दिखे। एक बार सुनिए पैर में गोली लगते ही कैसे इन आरोपियों की सारी दबंगई निकल गई, कैसे ये अपनी गलती मान रहे हैं कि ये भागने लगे तो पुलिस को मजबूरन गोली चलानी पड़ी और ये आगे से ऐसा नहीं करेंगे। सुनिए इन आरोपियों को। कहां है मेरे? यहाँ पे रहो, असला एक बार सुरक्षित करो, लेके आओ, चलो चलो, परेशान मत हो, कोई बात नहीं, चलो इधर, हम लोग ना भागो, कोई बात नहीं, नहीं भागना चाहिए। गलत काम कर रहे हो तुम, पुलिस के ऊपर हमला कर रहे हो। हम लोग लग जाता तो नहीं करेंगे, कभी गलती नहीं करेंगे। क्यों गोली चला दी पुलिस के ऊपर? सर हम लोग भागना चाह रहे थे कि फायर करके निकल गलत है ना? गलती वहाँ की, अपराध करो फिर दूसरी अपराध कर रहे हो। गलती हो गई सर, हम लोग प्यार से लेके आ रहे थे, इतना भरोसा नहीं था तुम लोगों पर, किस तरह करोगे? चलो गाड़ी घुमाओ, अरे गाड़ी घुमाइए। इस वीडियो में आरोपी खुद बता रहे हैं कि वो भागना चाह रहे थे। वो इस फिराक में थे कि जैसे रामगोपाल को गोली मारी थी वैसे ही पुलिस पर भी फायर करके भाग जाएंगे। लेकिन अब जब पैर में गोली लगी तो आहा मुंह से निकल रहा है। अब समझ में आया कि जब रामगोपाल को गोली मारे हो गए तब उसको कैसा लगा होगा। अब समझ में आया कि अपने पैर में गोली लगी है, एक गोली लगी है तो क्या दर्द महसूस हो रहा है। रामगोपाल की तो छाती में गोली मारे थे। हालांकि इस सब के बावजूद बहराइच एनकाउंटर पर हंगामा मचा हुआ है। कुछ लोग इसे फर्जी बताने में लगे। जिनके मुंह में दही जमा हुआ था रामगोपाल के मामले में बोलने में, आज वो पॉपकॉर्न की तरह उछल रहे हैं। आपको सब आगे दिखाऊंगा, देखना चाहिए आपको। जो लोग कहते हैं कि भाई किसी क्राइम का धर्म नहीं होता, टेररिज्म का धर्म नहीं होता, लेकिन इस देश में ऐसे ऐसे नेता हैं जो अपराधी का धर्म देखकर छाती फाड़ते हैं अपना। अरे बाप रे बाप, क्या कर दिया योगी। योगी के भयंकर एक्शन से अब आरोपी कांप रहे हैं, बोल रहे हैं कि गलती हो गई सर। यह तो तब सोचना चाहिए था ना जब 13 अक्टूबर को बवाल मचा रहे थे। उस दिन बहराइच के महाराजगंज कस्बे में रविवार को दुर्गा प्रतिमा के विसर्जन के लिए जुलूस निकाला गया था। विसर्जन का जुलूस जब मस्जिद के सामने से गुजरा तो डीजे बजाने से मना करने पर विवाद हो गया, पथराव होने लगा। पथराव में दुर्गा मूर्ति खंडित हो गई, जिसके बाद बवाल बढ़ गया। इस दौरान समझ में नहीं आ रहा था कि गलत कर रहे हैं, तब गलती का एहसास नहीं हो रहा था। इस दौरान यात्रा में शामिल रामगोपाल मिश्रा को धार्मिक झंडा हटाने पर गोली मार दी गई। उसकी मौत से मामला और भड़क गया। बहराइच में तोड़फोड़ और आगजनी हो गई। हिंसा को देखते हुए योगी आदित्यनाथ ने अपने टॉप ऑफिसर्स को बहराइच भेजा और हिंसा प्रभावित इलाकों में भारी पुलिस बल को तैनात किया। लापरवाही बरतने वाले पुलिस वालों पर एक्शन हुआ।
जब स्थिति सामान्य हुई तो आरोपियों की धरपकड़ तेज हुई और उसी में यह एनकाउंटर हुआ जब वो अपराधी भागने का प्रयास करने लगे। यह सब जब हो रहा था हंगामा, जब गोली चलाते वक्त इनको नहीं समझ में आ रहा था, यह राइफल लेते वक्त समझ में नहीं आ रहा था, राम गोपाल की छाती चीरते वक्त नहीं समझ में नहीं आ रहा था कि उसको क्या तकलीफ होगी, उसके परिवार पर क्या बीतेगी। आज टांग में गोली लगी तो आहा ऊहू निकल रहा है। आप 13 अक्टूबर का यह वीडियो देखिए जिसमें एक व्यक्ति हाथ में बंदूक लेकर खड़ा है। दावा है कि यही सरफराज है जिसने घर की छत पर चढ़े रामगोपाल मिश्रा को गोली मारी थी, लेकिन 4 दिन के अंदर ही पुलिस ने इसकी सारी हेकड़ी निकाली। उस दिन बंदूक लहरा रहा था, आज खड़े होने लायक नहीं बचा सरफराज। आज अस्पताल के बेड तक पहुंच गया, दर्द में तड़प रहा है। रामगोपाल मिश्रा को टारगेट करते हुए तो सरफराज ने उसके शरीर को छलनी कर दिया, लेकिन यूपी पुलिस ने कानून की हद में रहते हुए अचूक निशाना लगाया और गोली सीधे सरफराज की टांग पर जाकर लगी। सरफराज और तालीम तो एनकाउंटर में पकड़े गए, उसके अलावा पुलिस ने बहराइच कांड में नामजद 3 और लोगों को पकड़ा है। यूपी पुलिस ने जो बताया है उसके मुताबिक उनके ऑपरेशन में मोहम्मद सरफराज, मोहम्मद तालीम उर्फ सबलू, मोहम्मद फहीम, अब्दुल हमीद और मोहम्मद अफजल, ये सभी आरोपी पकड़े जा चुके हैं। आरोपियों में अब्दुल हमीद है जिसके घर की छत पर रामगोपाल मिश्रा की हत्या हुई थी। आरोपी सरफराज और फहीम है, अब्दुल हमीद के ही बेटे हैं। रामगोपाल पर फायरिंग अब्दुल हमीद के घर से हुई थी, उसका नेपाल से कनेक्शन है। अब्दुल हमीद के एक बेटे की नेपाल में ससुराल है, वहां पर वो ज्वेलर्स का काम करते हैं। सुनिए बहराइच एनकाउंटर पर यूपी के डीजीपी ने क्या कहा है। जो अभियुक्त गिरफ्तार किए गए थे 5 लोग, जब वेपन रिकवरी जो घटना में प्रयुक्त वेपन था, लाइसेंसी वेपन, उसको जब रिकवर करने पुलिस ले जा रही थी अभियुक्तों के साथ, तो वहां लोगों ने अभियुक्तों में दूसरों से 2 अभियुक्तों ने भागने का प्रयास किया और उस दौरान उन्हें पुलिस ने उनको पकड़ने की कोशिश की और उसमें गोलीबारी हुई, जिसमें से 2 अभियुक्त जिनका नाम क्रमशः मोहम्मद सरफराज और मोहम्मद तलीम है, वे घायल हुए हैं, तथा अन्य जो 3 व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं उनका नाम अब्दुल हमीद है, फहीम है और अब्दुल अफजाल है। कुल 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं जिसमें से 2 व्यक्ति घायल हैं। उत्तर प्रदेश में हर एनकाउंटर की तरह इस एनकाउंटर को भी इंडी गठबंधन झूठा बताने में लगा हुआ है। गोली सरफराज और तालीम को लगी है, लेकिन उसका दर्द इंडी गठबंधन को हो रहा है। इंडी गठबंधन के नेता क्या कह रहे हैं वो आपको सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले इंडी गठबंधन का ये वीडियो देखना चाहिए। यह वीडियो 13 अक्टूबर को उस वक्त का बताया जा रहा है जब रामगोपाल मिश्रा को गोली मारी गई। वीडियो में रामगोपाल मिश्रा छत पर दिख रहा है, उसके हाथ में एक भगवा झंडा है। वो उस झंडे को नीचे रखता है और छत पर दूसरे झंडे को उठाता है। तभी गोली चलने की आवाज सुनाई देती है। गोली लगते ही रामगोपाल मिश्रा जमीन पर गिर जाता है। जरा एक बार इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो को देखने के बाद तो सारी बात ही खत्म हो जाती है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि रामगोपाल मिश्रा छत पर आया, लेकिन वो निहत्था था, वो किसी पर हमला नहीं कर रहा था। कहा जा रहा कि रामगोपाल मिश्रा छत पर सरफराज के घर पर लगे झंडे को हटाकर भगवा झंडा लगाने वाला था। इसी दौरान उसे गोली मार दी। अगर आपको झंडे से इतनी दिक्कत थी तो गोली मार दोगे, आप जाते ना पुलिस में, लिखाते शिकायत कि भाई मेरे झंडे घर में घुस गया और इसने झंडा हटा दिया। जो झंडा हटाएगा, जो आपके मन का काम नहीं करेगा, गोली मार दोगे। और जब रामगोपाल मिश्रा को गोली लगी तब इंडी गठबंधन के नेताओं के मुंह से उतनी मुखरता से आवाज नहीं निकल रही थी, क्योंकि उनको पता है हिंदू तो जाति में बटा हुआ है, उसका वोट तो किसी ना किसी तरह से मिल जाएगा। लेकिन आज जब एनकाउंटर में एक गोली पैर पर लगी तो इंडी गठबंधन में बाप रे बाप, सब पॉपकॉर्न बने में उछल रहे फाट फाट फाट, क्योंकि सबको मुसलमानों का वोट चाहिए। एनकाउंटर पर सवाल उठाने वाला इंडी गठबंधन इस बात का जवाब नहीं दे पा रहा कि क्या किसी को सिर्फ इसलिए गोली मार दी जा सकती है कि वो छत पर चढ़कर झंडा हटा रहा था। इसी वजह से रामगोपाल मिश्रा की मौत पर लोग बहुत गुस्से में थे और सीएम योगी से इंसाफ की मांग कर रहे थे। यह घटना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए भी चैलेंज थी कि उनके राज्य में क्या अब हिंदुओं की धार्मिक यात्रा में भी हिंसा होगी। इसलिए आप देखिए कि 13 अक्टूबर को रामगोपाल मिश्रा की हत्या की गई। 14 अक्टूबर को सीएम योगी ने अपने बड़े अधिकारियों को ग्राउंड पर भेज दिया।
15 अक्टूबर को योगी आदित्यनाथ पीड़ित परिवार से मिले, इंसाफ का भरोसा दिया और 17 अक्टूबर को आरोपी पकड़े गए और उनमें से 2 का एनकाउंटर हुआ जिसमें वो घायल हो गए। जब पीड़ित परिवार सीएम योगी से मिला था तो उसने आरोपियों के एनकाउंटर की मांग की थी और सीएम योगी ने भरोसा परिवार को दिया था कि किसी भी कीमत पर दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। आज यूपी पुलिस ने सीएम योगी के उसी कमिटमेंट को बरकरार रखा। अगर यूपी पुलिस चूक जाती या एनकाउंटर पर उठते सवालों से घबरा जाती तो आज बहराइच के आरोपी फरार हो जाते। सुनिए 2 दिन पहले रामगोपाल मिश्रा के परिवार से सीएम योगी ने मुलाकात के बाद क्या कहा था। हमने तो एनकाउंटर की मांग की है सीधे, ऐसे जैसे मारा गया है बेदर्दी के साथ, ऐसा तो जानवर ही कर सकते हैं, इंसानों की बस की बात नहीं है। बहराइच एनकाउंटर की जो कहानी पुलिस ने बताई है उसके मुताबिक यह एनकाउंटर बहराइच में ही तब हुआ जब पुलिस आरोपियों को लेकर भारत नेपाल बॉर्डर के पास पहुंची। पुलिस ने बताया कि आरोपियों की निशानदेही पर वो वहां उस हथियार को बरामद करने आई थी जो रामगोपाल मिश्रा की हत्या में इस्तेमाल हुआ था। आरोपियों ने हथियार को जहां छिपाया था वहां जब पुलिस उन्हें लेकर पहुंची तो सरफराज और तालीम ने भागने का प्लान बनाया। दोनों ने उसी हथियार से पुलिस पर हमला करने की कोशिश की जो हत्या में इस्तेमाल हुआ था। आत्मरक्षा में पुलिस को गोली चलानी पड़ी। जिस जगह यह मुठभेड़ हुई वो बहराइच का नानपारा इलाका है। यह नेपाल बॉर्डर के पास है, जबकि हिंसा वाली लोकेशन से नानपारा करीब 35 से 40 किलोमीटर दूर है। एक बार सुनिए बहराइच की एसपी वृंदा शुक्ला ने इस एनकाउंटर के बारे में क्या बताया। दोनों को गोली लगी है, ये घायल हुए हैं, इनको उपचार के लिए पहुंचा दिया गया है और जो अन्य 3 अभियुक्त हैं उनको भी हमने हिरासत में ले लिया गया है। आज 5 को औपचारिक रूप से गिरफ्तार किया गया है। सभी के खिलाफ ठोस कार्रवाई की जाएगी। रासुका की कार्रवाई भी जल्द इनके विरुद्ध अमल में लाई जाएगी और अन्य जो अभियुक्त हैं उनकी तलाश भी जारी है। हमारी टीम्स ग्राउंड पे लगी हुई है। बहराइच हिंसा में सरफराज का पकड़ा जाना पुलिस की बड़ी कामयाबी। हिंसा की पूरी स्क्रिप्ट में कौन कौन शामिल था यह सामने आ सकेगा। दुर्गा विसर्जन के जुलूस पर हमले की प्लानिंग क्या पहले से थी, अब यह भी खुलासा हो पाएगा। रामगोपाल मिश्रा को झंडा बदलने के लिए गोली ही क्यों मारी, इसकी इनसाइड स्टोरी भी पता चलेगी। यह भी खुलासा हो पाएगा कि क्या बहराइच में रामगोपाल को मारने के पीछे बड़ा दंगा भड़काने की साजिश तो नहीं थी। यूपी पुलिस की गिरफ्त में आया सरफराज अब यह राज खोलेगा कि धार्मिक यात्रा के दौरान उसकी छत पर पहले से पत्थर और रॉड डंडे कहां से आए थे। बहराइच कांड में जो बाकी नामजद आरोपी फरार हैं वो भी अब जल्द पकड़े जा सकेंगे, ये उम्मीद जगी। बहराइच में रामगोपाल मिश्रा की हत्या और उसके बाद भड़की हिंसा में यूपी पुलिस अब तक 57 आरोपियों को अरेस्ट कर चुकी है। 13 एफआईआर हुई है। यूपी पुलिस इस मामले में बेहद सख्त एक्शन ले रही है। इस मामले में अफवाह फैलाने वाले, साजिश रचने वाले और आरोपियों को शरण देने वाले सभी पर एनएसए के तहत कार्रवाई हो जाएगी। बहराइच एनकाउंटर में ठीक वैसी ही राजनीति भी शुरू हो गई है जैसे हर एनकाउंटर के बाद होती, क्योंकि इंडी गठबंधन तो हर एनकाउंटर पर सबसे पहले आरोपी की जाति और धर्म ढूंढने लगता है। बहराइच एनकाउंटर में जिन आरोपियों को पकड़ा गया वो अखिलेश यादव के वोट बैंक से जुड़े हैं, इसलिए समाजवादी पार्टी तुरंत एक्टिव हो गई। अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए एनकाउंटर कर रही है, एनकाउंटर से डराया जा रहा है। सुनिए जरा अखिलेश यादव। और फिर ये इनकाउंटर, हाफ इनकाउंटर ये डराने के लिए हैं। आप मुझसे ना नाम बताते ना कुछ बताते तब भी मैं कह सकता था कि इनकाउंटर किसका किया है इन्होंने। इनकाउंटर करना और नफरत को बढ़ावा देना, ये सरकार को नया तरीका मिल गया है काम करने का। ये अपनी सब नाकामी छिपा रहे हैं। हमारे साथी ये पूछ रहे हैं कि आप क्या करते या क्या परिवार से मिलेंगे। जो दुखी परिवार होगा उसको न्याय दिलाने के लिए हम लोग काम करेंगे। हुई नहीं है, घटना कराई गई है और कराई गई के लिए दोषी कौन होगा। अगर जान गई है किसी की भी, हम दुख में शामिल हो सकते हैं, मुख्यमंत्री जी मिल सकते हैं, लेकिन कराई किसने है इस पे आप लोग बेहतर जानते होंगे। अगर जान गई है, हम दुख बांटने से ज्यादा, जो आज सरकार भी दुख बांट रही है, सरकार को इस बात पे दुख करना चाहिए था कि घटना क्यों हो गई, होनी नहीं चाहिए थी। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि आप जिनका इनकाउंटर हुआ है उनका नाम नहीं भी बताते तो मैं समझ जाता वो किस धर्म जाति से। लोग तो ये भी कह रहे हैं सर कि अगर आप नेता का चेहरा नहीं भी दिखाते और ये बयान सुनवाते तो हम बता देते कि ये कौन नेता ऐसा बयान दे रहा होगा। बहराइच एनकाउंटर पर अखिलेश यादव की उलझन साफ देखी जा सकती है। जब वो मीडिया के सामने आए तो लंबा चौड़ा बयान तो दिया, लेकिन कहीं भी पीड़ित रामगोपाल मिश्रा का नाम नहीं लिया।
अखिलेश यादव ने यह तक कहा कि सरकार पीड़ित परिवार से मिल सकती है, लेकिन यह नहीं बताया कि वो पीड़ित परिवार से मिलने के लिए किस मुहूर्त का इंतजार कर रहा है। यही पीड़ित परिवार उनकी पीडीए वाली राजनीति से होता तो तुरंत उससे मुलाकात करने कैसे वो सुल्तानपुर डकैती कांड में मंगेश यादव के परिवार से मिले थे, पहुंच जाते हैं उसी तरह से। अब जब आरोपियों का एनकाउंटर हो रहा है, पैर में गोली लगी है, तब इतना दर्द है, और राम गोपाल मिश्रा की छाती छलनी हो गई, तब तो इतना दर्द नहीं था। आप यह भी देखिए कि जब यह घटना हुई थी तब भी अखिलेश यादव आरोपियों के साथ खड़े दिख रहे थे। तब उन्होंने रामगोपाल मिश्रा के हत्यारों पर सवाल उठाने के बजाय यह कहा था कि जुलूस का रूट क्या है, लाउडस्पीकर क्यों बजाया जा रहा था। सुनिए एक बार आंखें और कान खोलकर, अखिलेश यादव का बयान तब क्या था जब रामगोपाल मिश्रा की मौत हुई थी। जिस समय ये प्रोसेशन निकलने का काम शुरू हुआ, कम से कम प्रशासन को इस बात का ध्यान रखना चाहिए था कि जो प्रोसेशन निकल रहा है उसका रूट क्या है, रूट पे पूरी सुरक्षा है कि नहीं है, पर्याप्त पुलिस है कि नहीं है, और उसके साथ साथ उन लाउड स्पीकर्स पे क्या बजाया जा रहा है। अगर ये बात मैं कहूं तो हो सकता है सरकार कुछ और बात कहे, लेकिन कम से कम प्रशासन को यह ध्यान रखना चाहिए था कि आखिरकार क्या बजा रहे हैं, क्या किसी को अपमानित कर रहे हैं। तो ये पूरी जिम्मेदारी शासन की थी, सरकार की थी। शासन की चूक की वजह से इतनी बड़ी घटना हुई। आपने दोनों बयान सुन लिए। हत्या के आरोपियों को एक गोली पैर में लगी तो अखिलेश यादव क्या कह रहे थे, और जब रामगोपाल मिश्रा को मारा गया तो डीजे पे अपमानित करने वाले गाने तो नहीं बज रहे थे। अरे बॉस, डीजे में अपमानित करने वाले गाने बजेंगे तो किसी को मार दीजिएगा क्या बॉस? ये कौन सा हिसाब हुआ? नेता चुनाव की भाषा समझते, नेता वोट की भाषा समझते हैं, और इसलिए रामगोपाल मिश्रा की मौत पर अगर नेताओं को दुख नहीं होता है तो उसके लिए जिम्मेदार वो हिंदू वोट है जो जाति में बढ़ता है। नेताओं को भरोसा है कुछ भी करेंगे, कुछ भी इनके लिए बोलो ना बोलो, ये तो जाति में बढ़ के वोट देंगे, लेकिन जहां बल्क में वोटिंग होती है उसके लिए खड़े होने के लिए लाइन लग जाती है। यूपी में उपचुनाव है, इंडी गठबंधन को मुस्लिम वोट चाहिए भर भर कर, इसलिए कांग्रेस भी अखिलेश यादव के सुर में सुर मिला रही है। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने एनकाउंटर को फर्जी बता दिया। अपराधी कह रहा है कि हम भाग रहे थे, गलती कर दी, लेकिन ये उसको एनकाउंटर को फर्जी बता रहे हैं। सुनिए कांग्रेस के नेता क्या कह रहे हैं। ये पहले से फर्जी इनकाउंटर करा रही है, चाहे वो मंगेश यादव का हो, अजीत प्रताप सिंह का हो, चाहे ये बहराइच, ये केवल और केवल अपने फेलियर को, अपनी कमियों को छिपाने के लिए की, और सरकार केवल और केवल दंगा कराना और फर्जी इनकाउंटर कराना। दंगाई तो दंगाई है। दंगाई को आप किसी धर्म के साथ क्यों जोड़ते हो? जिन्होंने दुकानें जला करके खाक कर दी, पूरी मार्केट जला दी और घरों में घुस करके औरतों के साथ बदतमीजी की, उनका भी इलाज करना चाहिए। उत्तर प्रदेश में इतना भीतर घात है, बीजेपी में इतना योगी जी की कुर्सी खतरे में है और डावाडोल स्थिति है कि वो उसी को बचाने में लगे हुए हैं। उत्तर प्रदेश में फर्जी एनकाउंटरों की एक लिस्ट है, चाहे वो विकास दुबे हो, चाहे अभी वो यादव जी का हुआ। अब इस तरह की बातें कि उत्तर प्रदेश की जो पुलिस एक रूट पर व्यवस्था नहीं कर सकी, वो एनकाउंटर करने में सबसे आगे रहती है। चप्पल पहन के करना पड़े फिर भी दौड़ के एनकाउंटर करते हैं। बहराइच में जिनका एनकाउंटर हुआ उनका नाम सरफराज और तालीम निकला, तो असदुद्दीन ओवैसी कैसे चुप रहते भाई? ओवैसी ने भी एनकाउंटर को लेकर योगी सरकार को निशाने पर लेते हुए ट्वीट कर दिया कि बहराइच हिंसा के आरोपियों का पुलिस से एनकाउंटर का सच जानना मुश्किल नहीं है। योगी की ठोक देंगे नीति के बारे में सब जानते हैं। अगर पुलिस के पास इतना सबूत होता तो आरोपियों को कानूनी सजा दिलाने की कोशिश होती। आप सोचिए बॉस, इन पर आरोप है हत्या का, लेकिन चूंकि सिर्फ इनका धर्म जो है वो इनके काम आएगा चुनाव में, तो हर नेता लाइन में लगा हुआ है अपराधी के ऊपर पुलिस ने गोली क्यों चला दी ये सवाल पूछने के लिए, जबकि ये लोग ये नहीं पूछ पाए कि रामगोपाल मिश्रा पे गोली क्यों चली थी। एनकाउंटर पर इस तरह की राजनीति खतरनाक है, क्योंकि अगर वोट के चक्कर में राजनीतिक पार्टियां आरोपियों के साथ खड़ी दिखेंगी तो फिर मैसेज सही नहीं जाएगा। दूसरी बात यह कि इंडी गठबंधन एनकाउंटर में घायल आरोपियों की जाति और धर्म देखकर उनके साथ खड़ा हो जाता है, लेकिन कभी उन पुलिस वालों के साथ खड़ा होता नहीं दिखता जो एनकाउंटर में घायल होते हैं, जो एनकाउंटर की परिस्थिति में अपनी जान जोखिम में डालते हैं। पुलिस वाले के घर वाले नहीं होते क्या? बहराइच एनकाउंटर में जो लोग सवाल उठा रहे हैं वो ये बात नहीं बता रहे कि कैसे यूपी पुलिस ने संयम बरतते हुए आरोपियों के पैर में गोली मारी।
ठोकना ही होता तो सीधा ठोक देते फिर, और 5 में से 2 को ही क्यों ठोका, बाकी 3 को भी ठोक देते फिर। और उस वक्त उनकी पुलिस वालों की जान खतरे में थी नहीं थी, उनको गोली लग जाती नहीं लगती, इसकी किसी को चिंता नहीं है। अगर एनकाउंटर फर्जी ही होता तो फिर आरोपियों के पैर में गोली क्यों मारते। सुनिए, आरोपियों का इलाज करने वाले डॉक्टर तक बता रहे हैं कि दोनों आरोपी घायल हैं, लेकिन दोनों की जान को कोई खतरा नहीं है। 2 व्यक्ति आए थे हमारे यहाँ, जो 2 लोग, एक सरफराज करके नाम है और एक तालिम करके, मोहम्मद तालिम। तो दोनों के, एक के दाएं पैर में, एक के बाएं पैर में। क्या स्थिति है सर? स्थिति दोनों की सही है। कहाँ भेजा गया सर? थोड़ा जो गोली है, गोली अभी भी अंदर ही है, क्योंकि एग्जिट पॉइंट उसमें नहीं दिखा है। बाकी हमने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बहराइच के लिए रेफर कर दिया है, वहाँ एक्सरे और फर्दर मैनेजमेंट के लिए। स्थिति दोनों की नॉर्मल है। विरोधियों ने बहराइच में आरोपियों के एनकाउंटर पर सवालों की बौछार की तो योगी सरकार के सहयोगियों ने भी मोर्चा संभाला। योगी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर और बीजेपी नेताओं ने साफ कर दिया कि विपक्ष कितने भी सवाल उठाए, योगी राज में अपराधियों और अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम होता रहेगा। सुनिए। जब पुलिस के ऊपर कोई पुलिस पकड़ने जाएगी, अगर कोई पुलिस के ऊपर गोलियों की बौछार करेगा तो पुलिस जो है उसको जो है माला पहनाएगी या फूलों की वर्षा करेगी। पुलिस हमेशा उनको गिरफ्तार करने का, अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को गिरफ्तार करने जाती है। अगर वो हरकत करते हैं तो पुलिस की तरफ से फायरिंग होती है। वो चाहे मरे, जिंदा या मुर्दा, उनको पकड़ना है। अपराध अगर करना है तो अंदर, जमीन के अंदर रहना पड़ेगा या ऊपर जाना पड़ेगा, या तो जेल में, और नहीं तो कायदे से जिस तरह कानून चल रहा 7.5 साल से, उसी तरह देश प्रदेश में व्यवस्था रहनी चाहिए। पैर में गोली मारी गई दोनों आरोपियों के, क्या कहेंगे? इस नाते मारी गई है कि उनको पकड़ करके और सबक सिखाया जाएगा। अभी तो गोलियां लगी है ना, और कुछ लगेगा। फिर वही बात कर रहा हूँ कि हमारी सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है कि ऐसे लोग जो देश की व्यवस्था को बिगाड़ने में जुटे हैं, आपसी सौहार्द खत्म करने में जुटे हैं, उनको पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। तो एनकाउंटर को आप सही कार्रवाई मान रहे हैं? फिलहाल एनकाउंटर पे आप मौजूद थे, मैं मौजूद था, तो हम कौन होते, आप कौन होते उसके सही गलत मानने वाले? उस मौके पे परिस्थिति क्या हुई, क्या हुआ, ना आप जानते हैं ना मैं जानता हूं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का भी बहराइच एनकाउंटर पर बड़ा बयान आया। उन्होंने तो ऐसे आरोपियों को बीच चौराहे पर खत्म करने की बात कही। पहले बहराइच एनकाउंटर पर गिरिराज सिंह को सुनिए, फिर आपको बताऊंगा कल से गिरिराज सिंह किस मिशन पर निकलने जा रहे हैं। वैसे अपराधियों को तो बीच चौराहा पर खत्म कर देना चाहिए, लेकिन वो तो बचा हुआ है, यही बहुत है। जिस तरह बहराइच हिंसा में जाति और धर्म देखकर इंडी गठबंधन के नेताओं का सेलेक्टिव दर्द छलक रहा है। इंडी गठबंधन के इसी सेलेक्टिव नैरेटिव की हवा निकालने के लिए गिरिराज सिंह कल से नए मिशन पर निकल रहे हैं। यह मोदी और योगी का हिंदू एकता मिशन है, जिसके लिए गिरिराज सिंह कल बिहार के भागलपुर से हिंदू स्वाभिमान यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं, जो बिहार के किशनगंज तक जाएगी। यात्रा की शुरुआत से पहले गिरिराज सिंह ने कहा कि इंडी गठबंधन हिंदुओं को जाति में बांटने में जुटा है, इसलिए हिंदुओं को जगाने के लिए यह यात्रा है कि बटोगे तो कटोगे। हालांकि गिरिराज सिंह ने इसे गैर राजनीतिक यात्रा बताया और कहा कि वो एक हिंदू के नाते यह यात्रा निकाल रहे हैं। सुनिए एक बार। ये यात्रा गैर राजनीतिक यात्रा है। मैं गिरिराज हिंदू बन के जा रहा हूं, स्वामी दीपांकर जी के नेतृत्व में। ना इसमें बीजेपी से कोई लेना देना, ना इससे जदयू से कोई लेना देना, ना इसे एनडीए से कोई लेना देना। यानी कुछ नेता ऐसे भी हैं जो हिंदुओं को जगाने का प्रयास कर रहे हैं। उठो भैया, सुनो, देखो क्या चल रहा है, जो बताएगा आपको पाठशाला में अगला चैप्टर। आखिर पकड़ा गया लॉरेंस बिश्नोई का राइट हैंड। कौन था अगला टारगेट? लॉरेंस बिश्नोई से क्यों मिलना चाहती है सलमान खान की एक्स गर्लफ्रेंड? आइए देखते हैं। लॉरेंस बिश्नोई ने एक हफ्ते से पूरे देश में हड़कंप मचा रखा है। मुंबई में बाबा सिद्दीकी के मर्डर और सलमान खान पर नए खतरे के बीच लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। इस केस को लेकर मुंबई पुलिस देश भर के अलग अलग इलाकों में छापेमारी कर रही है, क्योंकि अब तक 3 शूटर फरार हैं। लेकिन इस बीच मुंबई पुलिस को यह खबर मिली कि बिश्नोई गैंग का एक गैंगस्टर हरियाणा के पानीपत में छुपा हुआ है, जिसने सलमान खान की सुपारी ली।
यह जानकारी मिलने के बाद मुंबई पुलिस पानीपत पहुंची, जहां हरियाणा पुलिस के साथ एक जॉइंट ऑपरेशन में सुक्खा नाम के इस गैंगस्टर को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक 6 महीने पहले 14 अप्रैल सलमान खान के घर पर जो हमला हुआ था, उसके लिए हथियार सुक्खा ने ही दिए थे। यह लॉरेंस बिश्नोई गैंग का भरोसेमंद शार्प शूटर है, जो गैंग के लिए नए शूटर्स और हथियारों का इंतजाम करता है। 14 अप्रैल की घटना के बाद से ही पुलिस को इसकी तलाश थी, लेकिन यह पिछले 6 महीने से अपने ठिकाने बदल रहा है। कल इसकी लोकेशन मुंबई पुलिस को पता चल गई और आज सुबह सुबह इसे पकड़ लिया गया। सुक्खा की गिरफ्तारी के बाद अब इसे मुंबई ले जाया जा रहा है, जहां पुलिस इसे रिमांड में लेकर पूछताछ करेगी। लेकिन आज सुबह पानीपत से इसे बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में अरेस्ट किया गया, क्योंकि अरेस्ट करते समय पुलिस ही इसे पहचान नहीं पाई। सलमान खान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट पर जिन 2 शूटर्स ने हमला किया था, उनसे ही सुक्खा के बारे में जानकारी मिली थी। इसके बाद पुलिस ने इसके मोबाइल नंबर और IMEI नंबर को सर्विलांस पर डाला। कल रात को पुलिस को सुक्खा के मोबाइल की लाइव लोकेशन पानीपत के एक होटल में मिली, लेकिन आज सुबह करीब 10 बजे जब पुलिस की टीम इस होटल में पहुंची तो सुक्खा को पहचान ही नहीं पाई, क्योंकि पिछले 6 महीने से इसने अपने बाल और दाढ़ी बनाई ही नहीं थी। इसका हुलिया देखकर पुलिस को थोड़ी देर के लिए शक हुआ कि गलत आदमी को तो नहीं उठा लिया। हालांकि शुरुआती पूछताछ में सुक्खा ने बता दिया कि वो लॉरेंस गैंग से काफी समय से जुड़ा हुआ और इसका नेटवर्क कई गांवों में फैला है, जिसमें कई लड़के शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक सुक्खा ने ही सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग करने वालों को हथियार दिलवाए थे। सुक्खा की गिरफ्तारी से पुलिस को एक और अहम जानकारी हाथ लगी। दरअसल साल 2022 में लॉरेंस और गोल्डी बरार के इशारे पर ही सुक्खा ने मुंबई में सलमान खान के पनवेल वाले फार्म हाउस की रेकी की। इस दौरान सलमान के मूवमेंट की जानकारी रखने के लिए बांद्रा वाले घर गैलेक्सी अपार्टमेंट, पनवेल के फार्म हाउस और शूटिंग लोकेशन पर 60 से 70 लोगों को काम पर लगाया गया। इस पूरी रेकी के बाद सलमान पर अटैक का काम सुक्खा को ही सौंपा गया था, लेकिन वो प्लान फेल हो गया। इसके बाद सुक्खा ने यह काम दूसरे नए शूटर्स को सौंप दिया, लेकिन सलमान खान की सिक्योरिटी और बुलेट प्रूफ गाड़ी को देखते हुए ये शूटर्स भी सलमान पर डायरेक्ट हमला नहीं कर पाए, इसलिए गैलेक्सी अपार्टमेंट पर हमला करके फरार हो गए, लेकिन कुछ दिन बाद पकड़े गए। पुलिस भी मानती है कि सुक्खा की गिरफ्तारी से सलमान खान पर खतरा कम नहीं हुआ, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई की गैंग में ऐसे बहुत से शूटर शामिल हैं जिनका पुलिस रिकॉर्ड भी नहीं है। हैरानी की बात यह भी कि बाबा सिद्दीकी पर जिन शूटर्स ने हमला किया, उनमें से 2 शूटर ने YouTube देखकर बंदूक चलाना सीखा था। लॉरेंस गैंग में शूटर कहां से आते हैं, कब गायब हो जाते हैं, इसके बारे में पक्की जानकारी किसी के पास नहीं होती। कुछ दिन पहले दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एनकाउंटर में एक शूटर को पकड़ा था। यह शूटर लॉरेंस बिश्नोई और हाशिम बाबा गैंग के लिए काम करता है। इस शूटर ने लॉरेंस बिश्नोई के इशारे पर दिल्ली के बिजनेसमैन का मर्डर किया था और इसके बाद मथुरा फरार हो गया था। पुलिस के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई व्यापारी से फिरौती मांग रहा था। इस शूटर ने गिरफ्तारी के बाद जो खुलासे किए वो हैरान करने वाले। पहले आप इसे सुनिए, इसके बाद आपको यह भी बताऊंगा कि सलमान खान की एक्स गर्लफ्रेंड लॉरेंस बिश्नोई से क्यों मिलना चाहती। मैं आसिफ बाबा गैंग में हूँ। अच्छा, वो गैंग भी लॉरेंस बिश्नोई चलाते हैं। वो तो कुछ लोग बीच में आ रहे हैं तो फिर कुछ ना कुछ तो होगा ही। वो कोई बाबा सिद्दीकी कोई सही आदमी थोड़ी नहीं था, उसके ऊपर मकोका का केस लगा हुआ है। अब आम आदमी पे तो मकोका का केस लगेगा नहीं। और बताते हैं वो उसके दाव से भी कनेक्शन था। इस बारे में तो मैं हकीकत बात बताऊं तो सारी जानकारी होती है और मिल जाती है। अरे क्या कहते हैं, ये फोन चल रहा है, नेट है, गूगल है, सारी चीजें मिल जाती हैं। अगला निशाना तो देखो, हम तो जा रहे हैं जेल, अब पता नहीं कौन क्या कर रहा है। इस शूटर के बयान से एक बात तो साफ है कि लॉरेंस बिश्नोई की कोई एक गैंग नहीं है, उसके लिए अलग अलग राज्यों में कई गैंग काम कर रहे हैं। यही बात मुंबई पुलिस की चार्जशीट में भी सामने आई है। दरअसल लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 5 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट में यह खुलासा हुआ कि सलमान खान को मारने की प्लानिंग अगस्त 2023 और अप्रैल 2024 के बीच रची गई। इस काम के लिए आरोपियों ने 18 साल से कम उम्र के लड़कों को हायर किया। इसमें शूटर्स को 25 लाख रुपए की सुपारी दी गई। इसके अलावा सलमान खान की बुलेट प्रूफ सुरक्षा को देखते हुए पाकिस्तान से AK-47, AK-92 और M16 जैसी राइफल खरीदने की कोशिश की गई। पाकिस्तान से हथियार मंगाने के लिए सुक्खा ने ही पाकिस्तान के आर्म डीलर से वीडियो कॉल पर बातचीत की थी। इस डील में सुक्खा ने 50% एडवांस पेमेंट और बाकी का पेमेंट भारत में डिलीवरी देने पर तय किया था। इस चार्जशीट में इस बात का भी पता चला कि सलमान खान पर फायरिंग करने के बाद शूटर्स का स्किप प्लान भी बनाया गया था, मतलब कैसे भागना है उनको।
इसमें सभी को कन्याकुमारी में इकट्ठा होने के बाद बोट से श्रीलंका भेजे जाने का प्लान था। इस चार्जशीट के खुलासे के बाद सलमान खान के दोस्त और उनके फैन बहुत घबरा गए, क्योंकि इससे यह पता चलता है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के कनेक्शन पाकिस्तान से लेकर श्रीलंका तक है। इसके अलावा जिस तरह उसने सलमान खान को मारने की खुली धमकी दी है और 14 अप्रैल को हमला करवाया था, उससे यह बात साफ है कि लॉरेंस बिश्नोई का खतरा सलमान खान पर बना हुआ है। यही वजह है कि सलमान खान की चिंता करने वाले लोग लॉरेंस बिश्नोई से बार बार अपील कर रहे हैं। कुछ दिन पहले राखी सावंत ने लॉरेंस से माफी मांगी थी। अब सलमान खान की एक्स गर्लफ्रेंड सोमी अली ने लॉरेंस बिश्नोई से बात करने की अपील की। 1992 में सोमी अली सलमान खान के साथ एक फिल्म कर रही थी। इसी दौरान दोनों के बीच गहरी दोस्ती हो गई, लेकिन जैसे ही सोमी अली को लॉरेंस बिश्नोई के बारे में पता चला तो उन्होंने लॉरेंस बिश्नोई से मिलने का टाइम मांग लिया। सोमी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से लिखा कि नमस्ते लॉरेंस भाई, सुना भी है और देखा भी है कि आप जेल से भी जूम कॉल कर रहे होते हो। मुझे आपसे कुछ बातें करनी, कृपया करके मुझे बताएं कि यह कैसे हो सकता है। हमारी पूरी दुनिया में सबसे पसंद की जगह राजस्थान है। हम आपके यानी बिश्नोई समाज के मंदिर आना चाहते हैं पूजा के लिए, पर पहले जूम कॉल हो जाए। पूजा के बाद आपसे बात करना चाहती हूं। यकीन मानिए कि ये आपके फायदे की ही बातें हैं। अपना मोबाइल नंबर दे दीजिए, बड़ा एहसान होगा आपका, शुक्रिया। सोमी अली ने यह पोस्ट इसलिए लिखी है क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई ने कुछ महीने पहले यह कहा था कि अगर सलमान खान राजस्थान के बीकानेर में आकर बिश्नोई समाज के मंदिर में पूरे समाज से माफी मांगे तो उन्हें माफ किया जा सकता है। लेकिन ऐसा होगा या नहीं, यह अभी कहना मुश्किल है।